सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मुख से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षाएं जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तुला लग्न के प्रदेश के प्रमुख सूत्र, वह भी फल दीपिका पुस्तक को आधार मानते हैं। पृष्ठ संख्या, आज की कक्षा में पृष्ठ संख्या फल दीपिका पुस्तक के 378 378। तो हम लोग चलते हैं फल दीपिका पुस्तक का, पहले हम सभी अवलोकन करते हैं। हम लोगों ने कल की कक्षा भी इसी तुला लग्न पर आधारित हुई थी, जिसमें हम लोगों ने पहले, दूसरे एवं तीसरे सूत्रों पर, पहले दूसरे एवं तीसरे सूत्रों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तीसरा सूत्र यह कह रहा है कि मंगल दूसरे एवं सातवें भाव के स्वामी होते हुए भी मंगल मार्केस का काम नहीं करता। मंगल की दशा मंगल मार्केस नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, इसको हम लोगों ने समझा था कल की कक्षा में कि मंगल देव का जो मूल गुण है पापत्व का, वह समाप्त है। अब यह दूसरे भाव के स्वामी हो गए। पहले गुण के पहले सप्तम भाव के स्वामी होने से इनका पापत्व गुण समाप्त हो गया, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि यहीं पे। और दूसरे भाव के स्वामी कैसे फल देते हैं, तो तटस्थ के जैसा, जहाँ पे होते हैं, जिसके साथ होते हैं उनके जैसा वह फल देते हैं। इसलिए मंगल को मार्केस नहीं कहा गया है। हाँ, वहीं पे अगर यहाँ पर 2 नंबर की राशि हो जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि मेष लग्न की कुंडली हो जाए, तो शुक्रदेव दूसरे भाव के भी स्वामी और यहाँ के, तो इनकी मूल त्रिकोण राशि 7वें भाव में बढ़ गई, तो इनकी शुभता समाप्त हो गई। जो शुभ फल देने वाले तो समाप्त हो गए, यानी कि पाप फल देने वाले। और इनका यहाँ जो राशि बना वह क्या हुआ, यह मार्केस वाली राशि हुई। इसलिए मेष लग्न की कुंडली में शुक्रदेव ज्यादा नुकसान देते हैं, जबकि तुला लग्न में मंगल देव उतना खराब फल नहीं देते। हम लोगों ने तीसरे श्लोक पर पढ़ा भी था, समझा। अब यहाँ पर देखा जाए कि चौथा सूत्र में क्या दिया जा रहा है। चौथे सूत्र में लिखा जा रहा है कि तुला लग्न हो, बृहस्पति और शुक्र एक साथ हो, या एक दूसरे को देखते हो, या मंगल और शनि से दृष्ट हो, अथवा मंगल और शनि की राशियों में हो, तो बीमारियां होती है। गुरु की दशा में जब शुक्र की अंतर्दशा होगी तब, अथवा शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा होगी तो बीमारियां होंगी, शीतलापन, स्कोप आदि का रोग होएगा। तो ऐसा क्यों? तो फिर हम लोग चलते हैं कुंडली पर। यहाँ पर तुला लग्न हो, बृहस्पति और शुक्र एक साथ, या एक दूसरे को देखते हो, यानी कि परस्पर संबंध। अब तुला लग्न हो गया। अब गुरु शुक्र एवं गुरु को हम लोग कहीं भी एक जगह युति ही बना देते हैं। अब 30 भाव में ही गुरु शुक्र को युति हम लोगों ने बना। अब यह गुरु है क्या? गुरु क्या है? तो देव गुरु बृहस्पति तृतीय एवं खष्टेश, तृतीय एवं षष्टेश खष्टेश हो, तो यह अशुभ फल प्रदाता भी हो गए और बीमारी के लिए भी समस्या देने वाले हो गए हैं, और अन्य विषय वस्तुओं के लिए भी समस्या देने वाले हो गए, अशुभ ग्रह हो गए। और यह शुक्र के साथ कहीं भी कुंडली में बैठ जाए, अगर बुरे भाव में बढ़ जाए तो थोड़ा और ज्यादा खराब। तो यह लग्नेश को पीड़ित कर दिए। क्या कर दिए? बुरे भाव के, हाँ, खराब भाव के स्वामी
यदि लग्नेश से युक्त हो जाएंगे या लग्नेश को देखेंगे तो लग्नेश को पीड़ित करेंगे कि नहीं करेंगे अपने स्वभाव के अनुसार? जी करेंगे। तो यदि युक्त हो चाहे एक दूसरे को पृष्ठ हो तो लग्नेश को पृष्ठ पीड़ित किए। यहाँ पर लग्नेश अष्टमेश भी है, तो हम सबों ने पढ़ा है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। नहीं लगता। लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। और शुक्रदेव जिसकी मूल त्रिकोण राशि लग्न में पड़ती है, तो लग्न क्या हो गया? स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है और गुरु सुख देने वाले, गुरु देव सुख देते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे कुंडली के 5 प्रमुख भावों के कारक हैं। हमारे वाणी के कारक हैं, हमारे ज्ञान के कारक हैं, हमारे भाग्य के कारक हैं, हमारे आय के कारक हैं, कर्म के भी कारक हैं, दशम भाव के। तो प्रमुख 5 भाव के कारक हो जाते हैं। महिलाओं की कुंडली में 6 भाव के कारक हो जाते हैं, सप्तम भाव के भी कारक हो। तो ओवरऑल आधे जीवन के मालिक तो देवगुरु बृहस्पति ही हो गए ना। जी और देवगुरु बृहस्पति ही जो सुख देने वाले हैं, अगर वही अकारक हो जाए, खष्टेश हो जाए, तृतीयेश हो जाए, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब इसके बाद में हम लोग पुनः पुस्तक पर चलते हैं। यहाँ तो युति तक हम लोगों ने समझा, पुस्तक में इसके आगे क्या कहा है। तुला लग्न हो, बृहस्पति और शुक्र एक साथ हो या एक दूसरे को देखते, या मंगल और शनि से युक्त दृष्टि, या मंगल और शनि की राशि में। अब इन दोनों की युति को मंगल या शनि देखे, इन दोनों की युति को मंगल या शनि देखे, तो शनि तो यहाँ योग कारक ग्रह है, मंगल यहाँ पर तटस्थ ग्रह का काम कर रहा है। तो क्या यह ज्यादा नुकसान देने वाला होगा? शनि तो योग कारक है गुरु जी। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है, इस सूत्र से। अब पुनः हम लोग पुस्तक पर ही चलते हैं। यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि यो कारक ग्रह कोई भी हो, वह समृद्धि के लिए बनते हैं, वह समृद्धि के परिचायक होते हैं, उन्नति में आपको सहयोग देंगे। लेकिन पाप ग्रहों का एक गुण यह भी है कि वे जीव तत्वों को जहां पे देखते हैं, जीव तत्वों से नफरत करते हैं। हम सबों ने बेसिक की कक्षा में यह बातें पढ़ी है कि पापग्रह जिस भाव को देखते हैं, उस भाव के जीव तत्वों से अलगाव करते हैं और उस भाव से संबंधित जो भौतिक विषय वस्तु है उसको बढ़ावा देते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। आप लोग अपने कुंडली पर भी इस सूत्र को लगा कर देखे ना, कि जिस भाव पर मंगल शनि की दृष्टि है, उस भाव से संबंधित जो भी भौतिक विषय वस्तु बनता है उसके तरफ आपका लगाव थोड़ा ज्यादा है, या उसमें कार्य थोड़ा ज्यादा करते हैं, या उसमें वृद्धि होती है। लेकिन उस भाव से संबंधित जो भी जीव तत्व है उससे उतना बढ़िया तालमेल आपका नहीं होता यदि शुभाग्रह के द्वारा नहीं देखा जा रहा हो। जी क्या यह बातें प्रभावी हो पा रही है? तो मंगल एवं शनि दोनों यहाँ पर अच्छे फल प्रदाता हैं, तो वह समृद्धि के लिए है। लेकिन मंगल और शनि वास्तव में तो पापग्रह है ना, तो अपनी दशा में या अपने समयों में वह स्वास्थ्य हानि तो करेंगे, क्योंकि मंगल लग्नेश को देख रहा है, शनि लग्नेश को देख रहा है।
और जब यह देवगुरु बृहस्पति जो है, जो इनका जो सामान्य गुण है शुभता का, और यह जो वर्तमान में आपकी कुंडली के लिए, जिस तुला रंग की कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति अकारक हो गए, स्वास्थ्य खराब देने वाले फल की जवाबदेही पे हो गए, ये तो है शुभग्रह। तो जब पापग्रह से दृष्ट हो जाते हैं तो इनका जो पाप फल है वह याद हो जाता है, यह पाप फल देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। पाप फल देने के लिए लेकिन समृद्धि भी होती है। लेकिन समृद्धि। जब तक ये मंगल या शनि से या राहु इत्यादि से यह युति, यह संबंध नहीं देखा जाता है, तब तक उतना गंभीर बीमारियां नहीं होती। लेकिन यदि यही गुरु और शुक्र का परस्पर संबंध हो जाए, यानी कि लग्नेश और खष्टेश, लग्नेश और तृतीयेश का संबंध हो जाए, अगर उसमें पापग्रह के द्वारा वह प्रभावित भी हो जाए, तो फिर गुरुदेव जो है अधिक और पाप फल देने लगते हैं, यानी कि और बीमारी में समस्या देने लगते हैं। लेकिन समृद्धि भी प्रदान करते हैं, क्योंकि मंगल सप्तमेश भी है और शनि चतुर्थेश एवं पंचमेश भी है। समृद्धि के लिए शुभता होना स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए तो कहा गया, पुस्तक में लिखा गया है कि अगर मंगल से संबंध बना तो फोड़ा फुंसी इत्यादि। पुस्तक में यहाँ पर देखे ना, व्रण क्या है? फोड़ा फुंसी। शीतला भी एक प्रकार का फोड़ा फुंसी वाली ही है। अब यहाँ पर देखा जाए, अब 5वें सूत्र पर क्या लिखा जा रहा है? तुला लग्न हो, सूर्य बुध शुक्र लग्न में हो तो जातक भाग्यवान होता है। साधारण तौर पर तुला का सूर्य निकृष्ट फलदाता समझा जाता है। पृथ्वी यश ने अपनी पुस्तक होरासार में लिखा है कि तुला राशि के 10वें अंश में सूर्य को सहस्त्र राजयोगों को नष्ट कर देता है। अब 10 अंशों पर यह क्यों लिखा गया? तो सूर्य देव 10 अंश पर परम उच्च के होते हैं, या 10 अंश पर परम, यानी कि परमोच्च या परम नीच। तो कोई भी ग्रह जब परम नीच पर होता है तो सबसे ज्यादा बुरा फल देता है। तो कुंडली में यदि राजयोग भी बना हुआ है तो पूरी कुंडली तो सूर्य के अधीन ही घूमती है ना, ग्रहों का राजा तो सूर्य है जी। हमारे गुरुजनों ने कहा है, आप लोगों ने भी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि कुंडली में एक सूर्य देव अगर अच्छी स्थिति में है, बलवान है, तो अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी शुभ बनाने का प्रयास करते हैं। कुंडली में सूर्य चंद्रमा अच्छा हो तो शेष ग्रह अगर खराब भी होते हैं तो सामान्यतः जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए इस सूत्र को कैसे लिखा गया है। सूत्र को पुनः समझे कि तुला लग्न हो, लग्न में सूर्य बुध शुक्र लग्न में हो, तो अगर अब सूर्य बुध शुक्र लग्न में हो गया तो सूर्यदेव एकादशेष हो गए। सूर्यदेव एकादशेष, शुक्रदेव लग्नेश, बुधदेव भाग्य। तीनों की युति लग्न में ही हुई और शुक्रदेव अपने उच्च राशि में भी हैं और सूर्य यहाँ नीच के हैं, तो सूर्य का नीच भी भंग हो गया। सूर्य का नीच भंग हो गया। सूर्य का नीच भंग हो गया, तो सूर्य का नीच भंग हो गया तो राजयोग हो गया। एक शुक्र के द्वारा मालव्य योग बना, तो भाग्येश एवं लग्नेश की युति हो गई, एकादशेश भाग्येश की युति हो गई। ये तीनों ग्रह मिलकर कई प्रकार के योग का निर्माण कर दिए जी।
अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ से द्वादश शेष भी है, तो यहाँ पहले के जमाने में द्वादश शेष ज्यादा नुकसान देते थे समृद्धि में, लेकिन आज के जमाने में द्वादश शेष नहीं देते, सहयोगी हो जाते हैं। सहयोग। क्योंकि कोई भी व्यक्ति का आजकल काम ये संचार के माध्यम से काफी दूर दूर से जुड़े हुए हैं, काफी दूर दूर से जुड़े हुए हैं। दूर दूर से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति प्रतिदिन अपरिचितों से जुड़ता रहता है, तो जब अपरिचितों से जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, अपरिचितों से अपनापन बढ़ती जा रही है, तो फिर द्वादश शेष आपको शुभ फल देगा या अच्छा फल देगा? पहले बुरा फल देगा, अच्छा फल देगा। इसीलिए आज के जमाने में द्वादश शेष समृद्धि में सहायक हो गए। द्वादश शेष समृद्धि में पहले के जमाने में लोगों को 12वें भाव का लोग उपयोग ही नहीं कर पाता था। सवारी की साधन नहीं थी, संचार के साधन नहीं थे, व्यक्ति अपने जहां पर है उसी के अगल बगल में रह के अपना काम करता था, एक अपने परिवेश में ही, वहां अपरिचितों से उसका मेलजोल नहीं हो पाता था। इसके वजह से द्वादश शेष ज्यादा नुकसान फल देते थे। उपायों में भी है कि यदि द्वादश शेष से किसी भाव का संबंध बनता है तो हम कहते हैं कि है थोड़ा सा दूर दराज से अपना काम करें। कभी कभी तो व्यवसायी को हम यहाँ तक कह देते हैं यदि द्वादश शेष का संबंध बनता है तो हम यह कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप एक उपाय करो जी, जो सामान खरीदते हो ना 10 प्रकार के वस्तु न रख के आप 4 ही प्रकार का वस्तु रखो, लेकिन जो वस्तु रखो काफी मात्रा में आप रखो, या कोई भी 1-2 वस्तु काफी मात्रा में रखो और होलसेल वाले के पास से ले आओ। यानी कि अगल बगल वाले से जो आप लाते हैं थोड़ी सी मात्रा में तो मत लाएं, चाहे वह कोई भी वस्तु, नहीं तो कम से कम 1-8 वस्तु तो जरूर लाएं। तो बहुत से दुकान पर देखते होंगे आप लोग, गांव ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में भी, कि लोग नमक खरीदता है तो पूरा ट्रक ही खरीद लेगा, बाहर दुकान के बाहर रखवा देता है कि नमक कोई चुरा के नहीं लेगा। तो यह भी क्या हुआ, यह द्वादश शेष का उपाय ही हुआ कि होलसेल डिपार्टमेंट से अपना वह लाया, जबकि वह नमक बिकेगा 6 महीने में, कम पैसे का। तो द्वादश शेष का लोग उपयोग, तो यहाँ पर अब लग्नेश, एकादशेश, भाग्येश तीनों की युति हो गई। तो किसी भी लग्न में यदि इस प्रकार के लग्नेश, भाग्येश और एकादशेश का युति अगर लग्न में होगा तो यह अच्छा फल देगा या बुरा? अच्छा फल देगा। अच्छा फल देगा। अगर यह शनि से दृष्ट हो जाए फिर और क्या होगा? पंचमी से भी संबंध बन गया गुरु जी। फिर और क्या? तो यहाँ तो सूर्य का नीच भंग 2 प्रकार से हो जाएगा। और शुक्र और बुध का यह मित्र भी शनि है, चतुर्थेश चौथे भाव में बैठकर भाग्येश को देख रहा है जो लग्न भाव में बैठा होगा। यह तो सर्वोत्तम योग होगा। तो सभी लग्नों की कुंडली में अगर लग्नेश, भाग्येश एवं एकादशेश अगर लग्न में बैठेंगे तो यह राजयोग होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन सभी लग्नों से ज्यादा यह प्रभावी इसलिए हो गया क्योंकि सभी लग्नों में तो यहाँ पर मालव्य योग नहीं बनेगा, या सभी लग्नों में तो नीच भंग राजयोग तो प्रभावी नहीं होगा ना जी। कुछ लग्नों में हो जाएगा नीच भंग राज। अगर मान लिया जाए कि कन्या लग्न ही हो, कन्या लग्न हो, अगर यहाँ पर 6 है तो लग्नेश बुध देव, फिर कन्या लग्न है तो यहाँ पर 5, 4, 3, 2 तो हो गया, यानी कि शुक्रदेव, तो शुक्रदेव यहाँ नीच के हो गए तो नीच भंग हो गया। और यहाँ पर 4 नंबर की राशि चंद्रमा, तब भी तो पंच महापुरुष योग में से एक योग बन गया, भद्र योग बना।
फिर वह युति बनी और अच्छा। तो इस प्रकार से हम सभी समझ सकते हैं। तो अब अगले सूत्र पर चला जाए। जी गुरुजी, अगर हाँ जी। जैसे बुध सूर्य के साथ में है, तो फिर तो पॉसिबिलिटी काफी है कि बुध अस्त हो तो भी भद्र योग बनेगा, महापुरुष योग। जब आपने कहा, ठीक है आपकी बात को लेते हैं, तो यहाँ पर अगर 6 नंबर की राशि हो जाए और बुध देव हो जाएंगे, जी तो यहाँ पर तो फिर 11वें भाव में 4 नंबर की राशि होगी तो चंद्रमा होंगे, यहाँ पर 2 नंबर की राशि होगी तो यहाँ पर शुक्र देव हो जाएंगे। तब तो बुध देव अस्त नहीं हुआ ना। होंगे, हाँ सूर्य होंगे तो ही अस्त होंगे। हाँ, तो अस्त होंगे तो थोड़ा कम प्रभाव, लेकिन फिर तो और भी अच्छे योग बन गए ना, बुद्धियादित्य योग बन गए। जी तो बुध को वैसे अस्त दोष न लगता है, न के बराबर लगता है। और यह भी सूत्र है कि बुध यदि अपनी राशि में या सूर्य की राशि में यानी कि सिंह में या कन्या में या मिथुन राशि में बुद्धियादित्य योग बने तो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। अगर यह योग किसी शुभ भाव में बनता है तो और ज्यादा प्रभावी होता है। अन्य जी, राशियों अन्य राशियों में बने हुए बुद्धियादित्य योग इतने फलदायी नहीं होते हैं। उतने फलदायी नहीं। लेकिन हाँ, अगर यह सूर्य से अस्त है, यदि यह सूर्य से अस्त है तो यह योग उतना प्रभावी नहीं होगा, हाँ वही पूछ रही थी गुरु जी। खराब हो जाएगा। हम्म। क्यों खराब होगा? यदि कोई सदस्य इस पर अपना विचार देना चाहे तो दे सकते हैं कि खराब क्यों होगा। गुरु जी, वो तो सूर्य अगर बुध का योग बन रहा है तो बुध इसलिए कि उसने सूर्य ने उसको घेर लिया था, मतलब उसकी अस्थि उसकी रश्मियां जो है सारी की सारी खत्म हो गई सूर्य की वजह से। तब भी ठीक है, तभी तो योग बना है। द्वादश द्वादशेष है, ठीक है। तो फिर तो अभी बुध हम लोगों ने 2 मिनट पहले बुध चर्चा किया है राजकुमार कि है। आज बुध राजकुमार है और उनके पिता जो सूर्य है राजा है, पिता है, तो उनके पास बच्चा है, पूरा दब जाएगा। अब बुध अपना फल तो देता ही नहीं ना, वो तो जो जैसा ग्रह साथ में उसको वैसे फल देता है। देखिए, जड़ पर हम लोग जाए, फिर जहां पे मन में समस्याएं आ जाए ना, जहां पे समस्याएं आ जाए तो फिर आगे की बात को सोचना बंद करके पीछे की बात सोच ले। यानी कि हम आगे एडवांस सूत्रों को न विचार करते, हमने बेसिक नियमों को जो हम लोगों ने पढ़ा उसको सोच ले। तो बेसिक नियम से सोचेंगे कि यह योग फलदायी नहीं है, और नहीं है तो नहीं है, एडवांस लेवल से सोचेंगे फिर भी यह फलदायी नहीं। क्योंकि यदि सूर्य बुध के साथ में युक्त हो गया और तो यहाँ पर बुध खराब नहीं हुआ, बुद्धियादित्य योग बना, बुध को अस्त दोष नहीं लगता, यहाँ ठीक है। लेकिन अब यहाँ शुक्र का जो नीच भंग हो रहा है वह किसके द्वारा हो रहा है? बुध के द्वारा। तो बुध ही जब निस्तेज होगा तो क्या नीच भंग ज्यादा प्रभावी होगा? नहीं होगा। तो फिर तब तो यहाँ नीच भंग राजयोग वाली बात नहीं हुई, तो शुक्र तो यहाँ बुरा फल देगा। तो नीच भंग राजयोग हुआ तो नीच भंग करने वाला ग्रह भी तो बलवान होना चाहिए। जी जी गुरु तो जी। एक तो नीच भंग शुक्र का सही ढंग से नहीं होगा। दूसरा, यह भी हो सकता है, कैन भी पॉसिबल स्थिति हो सकती है कि सूर्य यहाँ पर तो शुक्र भी अस्त हो, शुक्र भी तो अस्त हो सकता है ना। हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं। बकरी भी हो दोनों सकता ही है। अस्त हो सकते हैं। तो अब बतलाइए, यह तो सबसे बुरा योग भी हो गया, सबसे पूरा योग हो गया। सबसे बुरा योग यह हो गया कि अब सूर्य यहाँ पर अगल बगल में हो गया तो एकादशेष भी छीन, भाग्येश भी अस्त, लग्नेश भी अस्त, और द्वादशेष के साथ में मिल के सभी पस्त हो गए। फिर क्या होगा? जिसके लग्नेश अस्त हो, जिसके भाग्येश अस्त हो, जिसके आय भाव के स्वामी अस्त हो,
जिसके लग्न में 12वें भाव का स्वामी बैठा हो, फिर क्या होगा? फिर कुछ होगा ही नहीं गुरुजी। तो यह कुछ नहीं होगा, यह कहाँ से बन के निकला? तो बेसिक नियमों से ही तो आया ना। जी जी गुरुजी। जी तो इस अब कुंभ कन्या लग्न में यदि द्वादश से युक्त हो जाता है तो गड़बड़ हो गया, सभी खराब हो गया। चलिए, बात स्पष्ट हुआ, आगे बढ़े हम लोग। जी जी चलिए पुनः पूछते हैं। अब यहां जो आप कहेंगे कि फिर शुक्र के साथ में सूर्य है, तो यहाँ भी तो सूर्य और बुध अस्त ही है, तो यह लाभकारी क्या है? यहाँ पर यह भी तो प्रश्न आ सकता है ना, हो सकता है ना। तो कन्या लग्न में अगर अस्त हुआ तो क्यों नहीं? तो भाई मेरे, बुध के द्वारा वहां पर निज भंग हुआ शुक्र का, ठीक है, यहाँ शुक्र का हो रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पर चंद्रमा छीन तो नहीं बतलाया गया ना, चंद्रमा छीन तो नहीं है। लेकिन कन्या लग्न में यदि यह युति हो जाएगी और सूर्य साथ में हो जाएंगे तो चंद्रमा भी तो छीन हो गया। नहीं समझ गया? अगर यह तुला लग्न है, तुला लग्न की कुंडली में सूर्य शुक्र बुध हो गया, तो ये भी दोनों तो अस्त हो सकते हैं। जी अगर यह कन्या लग्न की कुंडली है तो शुक्र बुध और चंद्रमा, तो यहाँ तो शुक्र का नीच भंग हो रहा है, लेकिन चंद्रमा भी तो छीन हो गया, और जिसके कुंडली में चंद्रमा छीन होते हैं वे तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो गए। तो यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली में चंद्र में जो एकादश से छीन हो गया सूर्य के साथ होने से, यह खराब। और यहाँ पर जो एकादशेष का नीच भंग हो रहा है, आय किसको देना है? तो एकादशेष को देना है। नीच भंग राजयोग हुआ तो किसके द्वारा हुआ? तो एकादशेष का ही नीच भंग हो रहा है। तो जिस भाव के स्वामी का नीच भंग होता है तो उनकी दशाओं में उस भाव के फल में काफी वृद्धि होता है। आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि आपका कोई ग्रह नीच का है लग्न कुंडली में, क्या उसका नीच भंग हो रहा है? जितनी चर्चाएं हो, चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग तरह तरह के बात सीखते हैं चर्चा से। क्योंकि मेरी कुंडली में मंगल नीच के हैं, लेकिन लग्न में ही है कर्क राशि में, और उनका नीच भंग भी हो रहा है। उनका नीच भंग हो रहा है? हाँ जी, हाँ, नीच भंग हो रहा है D9 में जाके, उसके हो गए D9 में जाके। चले ठीक है। तो अब सूत्र यह है, वास्तविक सूत्र यह है नीच भंग का, कि जिस भाव का स्वामी नीच का हो जाए। अब लग्न में नीच के हैं, कर्क लग्न की कुंडली है, जी कर्क लग्न की कुंडली है आपकी, तो यहाँ पर 4 5 6 7 8 यह पंचमेश हो गए और 10 मेष हो गए।
तो अपनी दशाओं में जिस ग्रह का नीच भंग होता है, अपनी दशाओं में वे जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव से संबंधित फलों में काफी वृद्धि करते हैं। जी आपने देखा होगा जब भी मंगल की आपकी अंतर्दशा चलती होगी तो कार्यों का विकास विस्तार कुछ न कुछ होता होगा और उसमें नए ज्ञान का संचार मन में भी ढेर सारे आते हैं। जी होता है। क्या ऐसी बात है? हाँ है। तो अब इसी गुणों के कारण आपका आय बढ़ता है, इसी गुणों के कारण आय आय बढ़े। विपरीत राजयोग चाहे जो भी। अगर एकादशेष का ही नीच भंग हो जाए तो आय की वृद्धि होनी काफी तो स्वाभाविक हो ही गया ना। जी धनागम होना स्वाभाविक हो गया, और जब धनागम हो जाएगा तब तो राजयोग हुआ ना। हम्म, स्पष्ट हो गया? जी चलिए अब हम लोग चलते हैं छठे सूत्र पर। लिखा गया है कि यदि तुला लग्न में जन्म हो, 12वें घर में सूर्य और बुध की युति हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो जातक का पिता भाग्यवान किंतु आयु मध्य आयु होगा। आयु मध्य आयु होगा। 12वें घर में सूर्य बुध, सूर्य एवं बुध की युति हो जाए शनि के द्वारा देखे जाते हैं तो आप लोगों को भी किसी किसी सूत्रों को समझने का प्रयास करना चाहिए, समझाने का प्रयास। जी यहाँ तो जो है इस सूत्र में तो क्या कहते हैं बुध उच्च के हैं और क्या कहते हैं एकादशेष और द्वादशेष की युति भी हो रही है साथ साथ। और शनि जो है वो तुला लगन में पंचमेश और षष्ठेश चौथे पंचमेश है दृष्टि दे रहे हैं, तो एक तरीके से राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो बातें आ रही है कि पिता को भाग्यशाली एवं आयुहीनता, पिता को भाग्यशाली और आयुहीनता एवं आयुहीनता भी दर्शा रहे हैं। रुकिए जरा सा कुंडली को साफ करते हैं फिर स्पष्ट रूप से समझने का हम सभी प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि स्थितियां कैसी बन रही है। यहाँ पे सूर्य देव 11वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं और पिता का भाव कौन सा है? नवम या दसम। नवम या दसम। तो अब यहाँ पर जो सूर्य पर जो शनि की दृष्टि है तो क्या तो 10वें भाव से होगा, छठे भाव से होगा या तीसरे भाव से होगा। तो शनिदेव इस कुंडली के योग कारक ग्रह भी हैं और सूर्य जो पिता का कारक है अपने 10वें भाव से तीसरे भाव में है, यानी कि उपचय भाव में है। और कुंडली का योग कारक ग्रह शनि
उपचय भाव में बैठकर उपचय भाव में बैठे हुए कारक पिता को देख रहा है, तो शनि वैसे उपचय भाव में होने के साथ में कोई भी पापग्रह उपचय भाव में थोड़ा बलवान माना जाता है। कुंडली का योग कारक ग्रह भी है, तो योग कारक ग्रह जिस नियम यह है कि कोई भी योग कारक ग्रह जिस ग्रह को देखता है उस ग्रह से संबंधित जिन रिश्तों का विचार किया जाता है वह व्यक्ति थोड़ा भाग्यशाली हो ही जाता है। अगर चंद्रमा को कोई योग कारक ग्रह देखे तो माता भाग्यशाली, मंगल को योग कारक ग्रह देखे तो भाई भाग्यशाली, गुरु को यदि कोई योग कारक ग्रह देखे तो बड़ा भाई भाग्यशाली, या महिला की कुंडली है तो उसकी पत्नी भाग्यशाली। यदि शुक्र को कोई योग कारक ग्रह देखे तो उसकी पत्नी भाग्यशाली। क्या यह नियम है सामान्यतः या नहीं है? जी। यह नियम हम लोगों ने भले पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन आप लोगों ने भी कहीं पुस्तक में पढ़ा हो या गुरुजनों के द्वारा ऐसा ज्ञान मिला हो। ऐसी बातें सुनने में मिलती है, नहीं मिलती है, देखने को मिलती है, लोगों ने कहा है, नहीं कहा, हाँ या ना? कम से कम एक वाक्य में बोले आप। नहीं मिला प्रतिक्रिया। इतने लोग हैं, सब लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई तो बोले, लेकिन सत्य बोले कि यदि कुंडली का कोई योग कारक ग्रह जिस ग्रह को देखता है उस ग्रह से संबंधित हमारे जीवन के जो जिन रिश्तों का विचार किया जाता है उस ग्रह से, उस रिश्ते के भाग्य के लिए उत्तमता प्रदान करता है। क्या ऐसा आप लोगों ने कहीं पढ़ा या अपने गुरुजनों से सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना। नहीं सुना। आज आपसे सुना है गुरुजी, और अब अप्लाई करेंगे। जी, नहीं सुना गुरुजी। अरे मेरे भाई, देवगुरु बृहस्पति से महिलाओं की कुंडली में पति का विचार किया जाता है। अगर वही गुरु अगर शुभग्रह या योग कारक ग्रहों से दृष्ट होगा तो पति भाग्यशाली होगा कि नहीं होगा? ऐसा आप लोग फलादेश करते हैं कि नहीं करते हैं? जी हाँ। अगर शुक्र योग कारक ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, तो आपकी पत्नी सुसंस्कारी भाग्यशाली होगी कि नहीं होगी? होगी। जी गुरुजी। ऐसा फलादेश करते हैं कि नहीं करते हैं? जी गुरुजी। अगर किसी लड़की की कुंडली आपको मिले और उसके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किसी अच्छे बलवान योग कारक ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो और वह लड़की की मम्मी या पिता आपसे पूछ रहे हो कि हाँ मेरा जो दामाद होगा वह कैसा होगा, आप क्या कहेंगे? गुरु का विचार करेंगे कि नहीं करेंगे कि गुरु उसके कुंडली में कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? गुरुजी करेंगे गुरुजी। अगर गुरु अच्छा है, वो कारक ग्रहों से दृष्ट है, तो उस जातिका का पति भाग्यशाली होगा कि नहीं होगा? जी होगा। ठीक उसी प्रकार यदि शनि कुंडली में भले अगर उपचय भाव का मतलब होता है बलवान हो जाना, अगर दशम भाव का स्वामी अपने भाव से तीसरे चला गया, उपचय भाव में गया, सूर्य है कुंडली के योग कारक ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है और वो भी योग कारक ग्रह,
उपचय भाव में बैठ के देख रहा है तो पिता तो भाग्यशाली होगा ही। लेकिन शनि नैसर्गिक पापग्रह भी तो है। शनि नैसर्गिक पाप है। शनि एवं सूर्य में शत्रुता। शत्रुता भी है, इसलिए आयु छीन भी तो करेगा ना। जी। तो एक यही योग समृद्धि को भी दिया और नैसर्गिक पापग्रह होना दूसरा। यह पिता का जो भाव है उस भाव से 7वें एवं 8वें का स्वामी भी है, इसलिए आयु में कमी भी किया। आयु में कमी भी की। कमी भी की क्योंकि दशम भाव से सप्तमेश एवं अष्टमेश के द्वारा दशम भाव का कारक ग्रह दृष्ट है। और नवम भाव से देखते हैं तो अष्टमेश और नवमेश बन रहे हैं। चलिए ठीक है, नवम भाव से देखेंगे तो अष्टमेश एवं नवमेश बन रहे। अच्छा, अष्टमेश भी तो है ना, नवमेश भी है, लेकिन है तो नैसर्गिक पापग्रह है और सूर्य के शत्रु भी है, तो इस नियम से भी कम कर सकते हैं। जी। अब हम लोग चलते हैं अगले सूत्र पर। नियम है कि तुला लग्न हो, सूर्य बुध शनि तथा मंगल, सूर्य बुध शनि का मंगल से संबंध हो तो जातक भाग्यशाली होता है। ऐसा क्यों? तो सूर्य देव एकादश शेष हो गए। सूर्य देव क्या हो गए? एकादश शेष हो गए। शनि योग कारक हो गया, बुध भाग्य भाव का स्वामी हो गया, बुध भाग्य भाव स्वामी हो गया, और मंगल क्या है? दूसरे भाव का स्वामी हो गया। तो सूर्य एकादशेश भाग्येश शनि पंचमेश है, चतुर्थेश है। तो धन के मामले में, धन के लिए, धन से संबंधित कौन कौन से भाव होते हैं, धन के प्रतिनिधि करने वाले कौन कौन से भाव होते हैं? तो धन का प्रतिनिधित्व करने वाले भाव, दूसरा भाव भी है जो धन का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा भाव भी धन का प्रतिनिधित्व करता है, 11वां भाव भी करता है, भाग्य भी करता है, 10वां भाव भी धन का प्रतिनिधित्व करता है, पंचम भाव बुद्धि नहीं होगा तो भी, ये सभी तो है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि यही सभी ग्रहों के बारे में तो बतलाया जा रहा है। सूर्य 11वें भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, शनि पंचम भाव का स्वामी या योग कारक ग्रह हो गया, उसका मंगल से संबंध, या भी तो धन से भाव, ये तो सभी धन के ही भाव से, धन से संबंधित भावों का ही आपस में संबंध हुआ ना। ये तो किसी भी लग्न की कुंडली में धन से संबंधित भावों में से जितने अधिक से अधिक भावों के स्वामी का परस्पर संबंध किसी भी प्रकार से होता है तो राजयोग बनता है। भाग्येश हो जाए, दशमेश हो जाए, एकादशेश हो जाए, द्वितीयेश हो जाए, पंचमेश हो जाए, चतुर्थेश हो जाए, इन सभी भावों में से अधिक ग्रहों का अगर परस्पर संबंध हो जाता है
तो धन योग बनता है या नहीं बनता है? बनता है। धन योग बन गया। तो वही बात है। अब यहाँ पर देखा जाए, तुला लग्न हो, बुध शुक्र शनि लग्न में हो, तुला लग्न हो, बुध शुक्र शनि लग्न में हो, चंद्रमा मंगल 7वें घर में हो, तो बुध की दशा में जातक धनवान होता है। तो शुक्र बुध देव क्या हो गए? भाग्य भाव के स्वामी हो गए। शुक्र देव लग्नेश हो गए, शनि पंचमेश हो गए। तुला लग्न की कुंडली में बुध शुक्र शनि, बुध शुक्र शनि, ये तो तीनों त्रिकोण भाव के स्वामी की युति हो गई ना। जी गुरुजी, शनि उच्च के हो गए। और शनि उच्च के ससयोग भी बना दिए, यानी कि बुध शुक्र शनि, बुध शुक्र शनि लग्न में है। तो यहाँ पर एक बुध, यहाँ पर शुक्र भी मालव योग बनाया, शनि भी ससयोग बनाया। तो यह भी उत्तम योग हो गया। और लग्न में हो और चंद्रमा और मंगल 7वें घर में हो, चंद्रमा एवं मंगल, अब मंगल यहाँ पर हो गया 7वें भाव में, तो यह भी तो रोचक योग बना लिया। जी 10वें 7वें भाव में, भावत भाव के हिसाब से तो सभी ग्रह अच्छा ही हो गया, सभी ग्रह अच्छे होगा। अच्छे हो गए। सभी ग्रह अच्छे हो गए। और इन सभी ग्रहों का परस्पर संबंध बुध से हो गया। सभी ग्रह का परस्पर संबंध हो गया कि नहीं हो गया? तो बुध की चाहे दशा हो, अंतरदशा हो, कुछ भी हो, बुध तो अपनी दशाओं में सबसे अच्छा फल देगा, क्योंकि सभी का गुण का सारांश तो ले लिया। ये सस योग का भी ले लिया, मालव योग का भी ले लिया, रोचक योग का भी ले लिया फल, क्योंकि सभी ग्रहों से युक्त है। बुध अपना कोई निजी गुण देगा नहीं, ये जब भी देगा फल तो अब शुक्र का दे देगा, शनि का दे देगा, मंगल का फल दे देगा। तो बुध की दशा में अच्छा फल मिलना तो स्वाभाविक हो गया ना। जी गुरुजी। शनिदेव की नीच की दृष्टि गुरुजी यहाँ कैसे काम करेगी? चंद्रमा और मंगल को नीच दृष्टि से देख रहे हैं। भाई नीच की दृष्टि देख रहे हैं तो उसी राशि में तो उसका स्वामी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर तो बैठ गया तो नीच की दृष्टि भंग हो गई ना। जी नीच की दृष्टि राशि पर होती है कि ग्रह पर होता है? राशि पे होती है, और चंद्रमा और मंगल शनि के दुश्मन अति शत्रु हो गए। ठीक है, लेकिन शनि तो यहाँ योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह का तो जवाबदेही हो जाता है कि सब जीवन के हर क्षेत्रों में समृद्धि देना। बीमारी वाली बात होगी तो फिर वहां पे शत्रुता अपना निभा लेंगे, लेकिन समृद्धि में तो शत्रुता नहीं निभा सकते ना। हाँ जी यही बात। चलिए हम आप लोगों को एक कुंडली बताते हैं। आज की कक्षा में यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में 10वें सूत्र से हम लोग आगे पढ़ेंगे, और हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं और आप लोगों को एक कुंडली दिखा दो। गुरुजी, इनमें सभी सूत्र समृद्धि के लिए तो अच्छे बताए, परंतु जो